All right, so let's just revise quickly our previous lecture. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो है वो एक सब्जेक्ट है, जो कि एक बड़े सब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अंडर आता है। तो फेसबुक मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग या इंस्टाग्राम मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी की सारी चीजें इंटर रिलेट कर रही होती हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को जब हमने डिफाइन करना चाहा था, तो वो हमने सिंपल कहा था कि आप किसी भी बिजनेस या ब्रांड की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, उसके ऊपर मार्केटिंग करेंगे तो वो SMM या सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता, इसके अंदर आपके पास स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर पहला जो स्टेप होता है दैट वाज फर्स्ट स्टेप, कि आपने पहली बात तो ये कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, बिजनेस आपका मे बी पिछले 10-20 सालों से चल रहा हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि क्या वो आपके प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम है या आपका ट्विटर है, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, गूगल है, क्या इनके ऊपर रजिस्टर है, क्या इनके ऊपर आपने इनका साइन अप किया हुआ है, प्रोफाइल बनाई हुई है। तो पहला स्टेप है इनकी प्रोफाइल बनाना। दूसरी बात है कि ऐसे नहीं होता कि आप फेसबुक का कवर या डीपी इंस्टा पे भी लगा लें, इंस्टा का कवर या डीपी फेसबुक पे भी लगा लें। लिंक्डइन का जो है सिस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल, गूगल का फेसबुक से। सो इन अदर वर्ड्स एवरी प्लेटफॉर्म इज ऑप्टिमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड जो भी उन्होंने सेट की हुई है। तो हमने जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, उसके ऊपर हमने उसको उसके अकॉर्डिंग ही लेकर चलना होता है। हमारा नाम, हमारा बिजनेस, हमारा एड्रेस, हमारा फोन नंबर, और इसके अलावा जो भी पोस्ट हम लगाते हैं, जो भी डीपी कवर, जो भी चीजें हमारी होती हैं, तो वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम इसको आम जुबान में नहीं बल्कि टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन किस चीज की? आपके बिजनेस या ब्रांड की। और थर्ड स्टेप फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर अब आप अपनी मार्केटिंग जो है, जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे ऊपर आपने काम करना है सोशल मीडिया के, आप उनके ऊपर काम करना शुरू करें, मार्केटिंग करें। मार्केटिंग डायरेक्टली एड्स चलाना नहीं होता। मतलब लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं जी मार्केटिंग, ठीक है, तो मार्केटिंग का एक्चुअली मतलब है एड्स चला दो। ठीक है, फेसबुक एड्स चला दो, फेस इंस्टाग्राम एड्स चला दो, और बस जी आपके पास बिजनेस आ जाएगा, आपका बिजनेस बिकने लग जाएगा, आपकी प्रोडक्ट्स बिकने लग जाएंगी। दैट्स नॉट हाउ यू टारगेट थिंग्स। इस तरह से आप चीजों को टारगेट नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके लिए आज मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ बात, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना होता है, जब आप मार्केटिंग के अंदर आते हैं, जिसका मतलब लोग एड समझते हैं, वो एड्स इस तरह से नहीं होता। अगर आपने एड्स भी रन करनी है, तो वो एड्स भी आगे डिवाइडेड होती हैं इनटू मैनी डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगोरीज। जैसे कि एक कैटेगरी हो सकती है अवेयरनेस एड्स। ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट के अबाउट लोगों के अंदर आपने अवेयरनेस देनी है, जैसे लोगों को पता ही ना हो कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सर्च बेस होती हैं। ठीक है, सर्च बेस प्रोडक्ट का क्या मतलब है? कि सिंपल आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो जाता है फेसबुक पे जाए, इंस्टा पे जाए, या फिर वो गूगल के जाए और जाकर डायरेक्ट अपनी सर्च लिख दे। जैसे कि कस्टमाइज केक। ठीक है, कस्टमाइज केक, अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर कस्टमाइज केक चाहिए, तो मैं कस्टमाइज्ड केक जाके लिखूंगी गूगल के ऊपर, तो ये जो मेरी क्यूरी है, ये जो मेरा एक सर्च मैं कर रही हूँ कस्टमाइज केक, ये मेरी सर्च बेस है। लेकिन अगर मिसाल के कि लाहौर में इसका बहुत ट्रेंड है, कराची में भी होगा, बड़े शहरों में कस्टमाइज केक, जो जिनको आम जुबान में थीम केक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आम है। लेकिन कुछ जो छोटे शहर होते हैं, ये छोटे ही नहीं, डिफरेंट और भी बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन आपको गुजरांवाला में भी बहुत कम लोग मिलेंगे जो कस्टमाइज केक बना रहे हैं। ठीक है, फैसलाबाद में भी बहुत कम लोग मौजूद हैं। तो क्या होता है, फैसलाबाद या मिसाल के तौर पे गुजरांवाला के अंदर
मुल्तान के अंदर, साहिवाल के अंदर एग्जाम्पल ले लें, तो अब क्या है, वहां पर किसी ने कस्टमाइज केक का बिजनेस खोल लिया। ठीक है, तो वो अगर अपनी जो मार्केटिंग है या अपनी जो एड है, उसको अगर वो लेकर चलेगा किस हिसाब से कि जी मैं सर्च के हिसाब से अपनी एड चलाना शुरू कर दूं कि लोग मुझसे खरीदना शुरू कर दें, तो वो फेल हो जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि ऐसे इलाके जहां पर कभी किसी ने थीम केक ऑर्डर ही नहीं किया, लोग 500 800 1000 का केक ले आते हैं, 1500 का बहुत केक ले लेते हैं, एंड वो उनके लिए मोर देन एनफ है। लेकिन दूसरी तरफ वही केक जो 1 पाउंड 2 पाउंड या 3 पाउंड का है, वो आपको 6 7 8 हजार तक का मिल रहा हो, और उसके बारे में भी लोगों को पहले आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो एड है या जो आपकी मार्केटिंग है, ठीक है, वो अब आपकी सर्च बेस नहीं रहेगी, अब वो आपकी इन इलाकों में, इन शहरों में वो आपकी अवेयरनेस बेस हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि बात वही आ जाती है, मार्केटिंग इज नॉट जस्ट रनिंग एड्स, सीधी सीधी एड चला दी कि जी हम ये सेल कर रहे हैं और अब हमसे खरीद लें, ऐसे इनफ नहीं होता। हमें बात चीजों के अंदर अपनी ऑडियंस को समझना होता है, और हम अपनी ऑडियंस को समझ के डिसाइड करते हैं कि हमने पहले लोगों को क्या इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी है, या हमने डायरेक्टली लोगों को रीच करना है, अप्रोच करना है, या हमने लोगों को अपना ब्रांड ही इंट्रोड्यूस कराना हो। आप में भी मार्केट में बिल्कुल नए आए हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके जो यूनिक हो, डिफरेंट हो, और आम तौर पर लोगों ने उसके बारे में ना सुना हो, तो यू हैव टू गिव देम अवेयरनेस। ठीक है, उनकी रीच बढ़ानी होगी, तो फिर जो एड आप चलाओगे वो रीच एड होगी, वो अवेयरनेस एड होगी, वो कन्वर्जन ऐड नहीं होगी। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, तो आम तौर पर एड्स को लोग समझते हैं कि वो कन्वर्जन करती हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है सेल, कि जी हमारी एड चलेगी, ठीक है, और उस एड से जो इतने भी पैसों की चल रही है, 5 हजार 10 हजार 20 हजार, जो भी एक अमाउंट आप रफली अभी सोच लें, तो वो एड आपने चलाई और आप कह रहे हैं जी कन्वर्जन हो रही है, सेल आ रही है, प्रोडक्ट बिकती जा रही है, बिकती जा रही है। ये है मार्केटिंग का असल में लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को स्टडी करना है, और उसके अंदर ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि एड्स का मतलब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट कन्वर्जन हो। बाज़ औक़ात ऐड का मतलब रीच भी होता है। रीच मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, लोगों को पता चले, लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डिस्कस करें, उनको हमारे बारे में अवेयरनेस हो। जब लोग आपके बारे में जानेंगे तो ही वो आपसे खरीदेंगे। जब लोगों को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपके ऊपर कभी भी ऑफ कोर्स टेस्ट या ट्रायल नहीं करेंगे। सो अवेयरनेस, रीच, एड्स, आपकी ऑडियंस बढ़ाना, आपका लोगों के बारे में अपनी ब्रांड अवेयरनेस देना, इसको भी एड्स कैटेगरी में जाते हैं। और जरूरी नहीं कि इस एड को चलाकर आपको डायरेक्टली स्टार्ट में पैसे आए, ठीक है, या आपको स्टार्ट में डायरेक्टली सेल आए। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट ओवर हियर, कि हमें अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो अंडर स्टैंड योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस बेसिकली क्या है, वो किस एज की है, वो मतलब अगर आपके स्टूडेंट्स, अगर आपकी ऑडियंस है कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आप स्टूडेंट्स को सेल कर रहे हैं, तो वो आप बहुत ज्यादा पैसों की, बहुत ज्यादा हजारों रुपए की नहीं बेच सकते। अगर आप एक पर्स सेल कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और पर्स की कीमत 5 हजार है, तो वो एक स्टूडेंट नहीं खरीद सकता। ठीक है, हाँ, वो एक हाउसवाइफ जरूर खरीद सकती है, एक बिजनेस वुमेन खरीद सकती है, जिनके पास पैसे हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र तक के बच्चे के पास 5 हजार पर्स पे लगाने के लिए नहीं होता, वो अपनी मॉम या डैड के पास ही जाएगा। तो इसी तरह आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, और उस ऑडियंस का ट्रेंड क्या है, कि वो किस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट को लेकर चलती है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? फिर आपने अपनी ऑडियंस के हिसाब से और अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से प्लेटफॉर्म भी चूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है और उसको अगर आप लिंक्डइन पे चलाना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशनल को अगर आपने कोई चीज सेल करनी है,
तो डेफिनेटली वो आपको जाकर लिंक्डइन के ऊपर उसके बारे में काम करना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप ज्यादातर कंपेन चलाते हैं, वैसे तो वहां पर आपको ऑडियंस मिल जाती है इंस्टा, ठीक है, लेकिन फिर भी इंस्टा के ऊपर ज्यादातर यूथ बैठी हुई है, क्योंकि हमारी एज के लोग या हमसे भी ज्यादा एज के लोग जो हैं, वो मतलब अगर 25+ के लोगों को देखा जाए तो वो इंस्टा को इतना अच्छा यूज नहीं कर पाते। मेरी क्लास फेलोज या मेरी एज फेलोज अगर मैं उनसे बात करूं तो दे आर नॉट सो गुड इन इंस्टाग्राम। लेकिन मुझसे 2 साल छोटे और मुझसे 5 साल छोटे, मुझसे 10 साल छोटे बच्चे बच्चियां, वो सब इंस्टा पे हैं। आप उनको व्हाट्सएप भी करते रहो, दे विल नॉट रिप्लाई। आप उन्हें इंस्टा पे पिंग करो, वो आपको फौरन जवाब देते हैं। इवन मैं और मेरा भाई, वो मुझसे 6 साल छोटा है, अब वो 24 ईयर्स का है, और उसको अगर मैंने पिन करना है, मतलब उससे बात करनी है, या मैं चाहती हूँ मैं उससे कोई चीज कहूँ जिसका वो जल्दी जवाब दे, तो मुझे इंस्टा करना पड़ता है। वुड यू बिलीव, मतलब व्हाट्सएप ज्यादा क्विक सोर्स है, लेकिन यूथ के लिए इंस्टा ज्यादा जो है वो एक क्विक सोर्स ऑफ मीडिया है, और बच्चे बच्चियां ज्यादातर इंस्टा पे कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो इसके अलावा यूट्यूब, जैसे अगर सपोज करें आपने अपनी प्रोडक्ट को यूट्यूब पे जो है वो शेयर करना है, अवेयरनेस देनी है, तो यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं वहां पे ऑल टाइप ऑफ लोग मौजूद हैं, ठीक है, वहां पे ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस है, यानी कि हर तरह की ऑडियंस आपको जो है वो यूट्यूब पे मिल जाती है। वहाँ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। इवन मेरी मॉम, शी इज सो गुड इन यूट्यूब, ठीक है, मेरी मॉम इंस्टा नहीं चलाती बिल्कुल, ऑफ कोर्स लिंक्डइन का शायद उन्हें पता भी नहीं होगा, फेसबुक में वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यूट्यूब में वो बहुत अच्छी हैं, और गूगल रिसर्च में। इसी तरह से मेरी एक और फ्रेंड की मॉम, शी इज ऑन फेसबुक, उन्हें फेसबुक बहुत अच्छे से यूज करनी आती है, कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक करना, ये सब चीजें उन्हें बहुत अच्छे से करनी आती हैं, लेकिन वो फेसबुक पे बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अल्टरनेट में उनकी गूगल रिसर्च और यूट्यूब इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती रहती है, जिसे हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, हमने एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, या कह लें कि एज अ सोशल मीडिया पर्सन, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को अपने जहन में भी रखना है, और लोगों का पैटर्न भी स्टडी करना है। किस एज के लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, और वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना पसंद करते हैं, ताकि हम अपनी एड्स उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन करें, और फिर उन्हीं के पैटर्न के हिसाब से रन करें। ठीक है, आप मुझे बताएं, यहाँ तक आपको समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, और उस इंफॉर्मेशन का नाम है जेनजी। ठीक है, आपने कभी इस टर्मिनोलॉजी को सुना है? GENZ। डू यू नो जेनजी जनरेशन क्या है? अगर नहीं पता तो अभी मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जेनजी जनरेशन क्या है। ठीक है, जेनजी जनरेशन जो है वो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग कैरियर के अंदर, या फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये वो जनरेशन है, ये वो बच्चे बच्चियां हैं, ये वो यूथ है जो कि 1996 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुई है। 1996 से 2010 की जो लोग हैं इस वक्त, वो सारे के सारे जेनजी में आते हैं। अगर कोई 1996 में पैदा हुआ होगा तो इस वक्त उसकी एज क्या होगी? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अगर कोई 1996 में पैदा हुआ तो उसकी एज क्या होगी अभी? 1996 में अगर कोई पैदा हुआ होगा तो उसकी एज अभी 14 साल होगी। इसका क्या आंसर सही है, मुझे बताएं।
वेरी गुड। ठीक हो गया। जो 1996 में पैदा हुआ है उसकी एज 27 ईयर्स होगी, और जो 2010 में हुआ है वो 13 साल। इन अदर वर्ड्स, 13 साल इस वक्त, 13 साल की उम्र से लेके 27 साल की उम्र, और अगर आप इसके अंदर दो तीन हिंस से आगे पीछे कर लें तो 10 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक के जो बच्चे बच्चियां हैं, और जिसमें अब ज्यादा लोग भी मौजूद हैं, ठीक है, इन सारे लोगों के जो जनरेशन है इसको कहते हैं जेनजी जनरेशन। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि अभी हमारी यूथ भी है, यूथ से पीछे भी है, और मेच्योरिटी लेवल के ऊपर भी चली गई है। यानी ये एक बहुत बड़ी रेंज है जो कि हमारे सोशल मीडिया और हमारी लाइफ के डिसीजंस जो होते हैं उसके अंदर रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है। ये जो जनरेशन है इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई हुई है कि इनका बाइंग पैटर्न क्या है, इनका रहने का लाइफस्टाइल क्या है। क्योंकि अगर आप उससे पीछे चले जाएं, 1996 से पहले के जो लोग हैं जो 1980s में पैदा हुए, जैसे हमारे माँ बाप और हमारे माँ बाप के माँ बाप, इन सबको हम देखते हैं, इनका सोचने देखने और जिंदगी गुजारने का अंदाज मुख्तलिफ है। और हमारी जनरेशन जो 1996 से 2010 तक पैदा हुई है उनका जो पैटर्न है जिंदगी गुजारने का वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। पहले के लोग कहते थे कि चीज सस्ती मिल जाए, चाहे अच्छी ना भी हो तो इट्स ऑल राइट। उनको पैसा बचाने का और सस्ती चीजें खरीदने का बहुत शौक था। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुआशरे में क्या हो रहा है, जमीन का क्या हो रहा है, दरख्त काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं, हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यही वजह है कि अभी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, दरख्तों की जो कटाई हो रही है, ये सारी की सारी चीजें, इवन कि कोई भी छोटी से छोटी चीज जो इस वक्त हमारी दुनिया में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, हमें से मुराद 1996 से 2010 के लोगों को, उसकी वजह हमसे पहले की जनरेशन्स हैं। क्योंकि उन्होंने इस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फैक्ट्रियां लगाई, दरख्त काटे, शहर बनाए, और उनका मकसद जो था वो किसी तरह से जिंदगी में सरवाइव करना था और बेहतरी की तरफ जाना था। लेकिन जेनजी जनरेशन जो है वो बेसिकली हमारे बाइंग डिसीजंस को या हमारे मार्केटिंग डिसीजंस को चेंज करती है। इनका सोचने का जो पैटर्न है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। क्योंकि जब आप कोई भी एड चला रहे होंगे तो आपके जहन में अगर 13 साल से 30 साल के लोग हों तो फिर आपने इन कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। जिसमें से एक है कि जेनजी जनरेशन को रिवार्ड सिस्टम बहुत पसंद होता है। रिवार्ड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि अगर आप उन्हें कोई काम करने को कहते हैं और वो कर देते हैं तो आप उन्हें उसके रिवर्स में कुछ ना कोई रिवार्ड जरूर दें, कोई ना कोई इनाम दें, शाबाशी दें, उन्हें बाहर ले जाएं, उन्हें कोई गिफ्ट दे दें, कुछ भी रिवार्ड सिस्टम जिसके अंदर उनका जो रिवार्ड सिस्टम है वो उन्हें बेहतर से बेहतर बनने की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ आती है प्राइवेसी। जेनजी जनरेशन को प्राइवेसी बहुत पसंद है। अगर देखा जाए तो उससे पहले के बच्चे बच्चियां जो होते थे उनके और माँ बाप के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं थी, इन सेंस कि माँ बाप बच्चों के कमरे में चले जाते थे, उनके मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, बच्चे माँ बाप के सामने अपने दोस्तों से बात करते थे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता होता था। पर आजकल के बच्चों को अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप उनको हर छोटी से छोटी बात में रोके टोके। तो इसी तरह से अगर आप उन बच्चों से या उस एज ग्रुप से उनकी परमिशन से उनकी ईमेल मांगे, उनका फोन नंबर मांगे, उनकी उनकी परमिशन से उनको कोई चीज बेचें, ठीक है, जिसमें उनकी कोई प्राइवेसी आपसे शेयर हो रही हो, तो इजाजत के साथ वो आपको अपनी प्राइवेसी दे देते हैं। लेकिन अगर आप उनको उनकी परमिशन के बगैर उनसे कोई चीज डिस्कस करेंगे या उनसे ले लेंगे तो ये उनके लिए ऑफेंसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आता है, और वो कभी भी उस ब्रांड पे भी भरोसा नहीं करेंगे जिस ब्रांड ने उनकी कोई भी प्राइवेसी उनसे पूछे बगैर ले ली या उन्हें बेवकूफ बनाया। ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि जैसे एप्पल आजकल की इसी जनरेशन को आईफोन बहुत पसंद है। अब आईफोन क्यों पसंद है? उसमें प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, वो हर चीज को छुपा कर करते हैं, वो हर चीज की परमिशन लेते हैं। यही वजह है कि
जो ये जेनजी जनरेशन है ये आईफोन को ज्यादा पसंद करती है। और इसी तरह से जो भी चीज आप उन्हें सेल करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसके अंदर अगर आप उनकी परमिशन से उनकी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या जो भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन या लोकेशन कुछ भी चाहनी है, तो वो आप उनकी परमिशन से उनके साथ शेयर करें या उनसे मांगे। इसी तरह से इस जनरेशन को गेटेड कंटेंट बहुत पसंद होता है। गेटेड कंटेंट का क्या मतलब है? गेटेड कंटेंट का मतलब है, पहला वाला मैंने सॉरी आपको पॉइंट बताया, दैट वाज रिवार्ड सिस्टम। इस जनरेशन को रिवार्ड सिस्टम पसंद है, इस जनरेशन को प्राइवेसी पसंद है, और इस जनरेशन को गेटेड कंटेंट पसंद है। गेटेड कंटेंट का मतलब क्या है कि जो चीज सारी दुनिया में हर किसी को मिल रही है, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें गेटेड कंटेंट दो, हमें प्रीमियम कंटेंट दो। ठीक है, प्रीमियम, यू नो व्हाट इज प्रीमियम? मतलब ये कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें। जैसे कि आजकल की जनरेशन को नेटफ्लिक्स बहुत पसंद है, अब लोग टीवी नहीं देखते क्योंकि वो चीज जो सारी दुनिया देख रही है उसका क्या फायदा। वो प्रेफर करते हैं कि वो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर वहां पर महीने का 400 दें, लेकिन कंटेंट प्रीमियम हो, गेटेड हो। ठीक है, इसी तरह से नेटफ्लिक्स का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है, प्राइम वीडियोस का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है। वाई? हालांकि इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन के बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद, बिकॉज उनका माइंडसेट इस तरह का है, यही वजह है कि ये जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार या डिज्नी वाले हैं, ये सारे के सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जेनजी जनरेशन ही उनकी ऑडियंस है और उन्होंने उनको कैसे टारगेट करना है। इसकी तरह से इस जनरेशन को अगर आपने कोई चीज बेचनी है तो वो आपने उनको आइडेंटिटी मार्केटिंग करनी है। आइडेंटिटी मार्केटिंग, आइडेंटिटी मार्केटिंग क्या होती है कि आप इसके अंदर पर्सनलाइजेशन, वाह व्हाट लैंग्वेज, इतनी मुश्किल, पर्सनल कर दें। ठीक है, पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस एज ग्रुप में अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उनके लिए पैकेज निकालें, मतलब उन्हें डिक्लेयर करें ये बात कि जी आप स्टूडेंट हैं तो इस वजह से हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। या अगर आप फॉर एग्जांपल इस एज ग्रुप में हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमन है या आप एक हस्बैंड हैं, और आपके ऊपर आप काम करते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड ये चीज इस तरह से करनी है। कहने का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि एक चीज सबको ही बेची जा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू मेक इट पर्सनलाइज। और इस चीज को आइडेंटिटी मार्केटिंग कहते हैं, एंड दे जस्ट लाइक इट। उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है कि जब उन्हें उनके कह लें ग्रुप के हिसाब से बुलाया जाए, या उन्हें उनकी एज के हिसाब से, या उन्हें उनके जो भी कोई टैग्स हैं, ठीक है, उनके हिसाब से जब उन्हें बुलाया जाए तो उस हिसाब से आप मार्केटिंग कंटेंट करने की कोशिश करें। और फिर सबसे अहम पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट वो ये है कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा है। मतलब ये वही मैं जो पहले बात कर रही थी, सोशली रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वो समझते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा इम्पैक्ट डाल के जाएंगे। ठीक है, आप इस जिंदगी में, इस दुनिया में आप आए हैं, आप मौजूद हैं, या आप जो भी कर रहे हैं उसमें इस दुनिया के ऊपर, इस यूनिवर्स पे या इस अर्थ पे आपका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, और वो उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं। अगर हम एज अ मार्केटिंग पर्सन इस चीज को गौर करें तो हमें ये समझना होगा कि जेनजी जनरेशन उन ब्रांड्स को पसंद करती है जो कि हेल्पिंग ब्रांड्स होते हैं। यानी ऐसे ब्रांड जो ये कहें कि जी हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, हमारी प्रोडक्ट में दरख्त की कटिंग नहीं हुई, जानवरों को नहीं मारा गया, या फिर ये कि हम लोग बैम्बो बैग्स यूज कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक फ्री जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें करने से और अपनी इन ऑडियंस को ये बातें बताने से हमारी जो सेल है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज ये वो जनरेशन है जो कि अपने आप को सोशली रिस्पॉन्सिबल मानती है। तो अब आपको समझ आ गई कि जनजी जनरेशन, क्योंकि वो एक छोटी एज से लेकर एक बड़ी एज तक की जनरेशन है, इसलिए हमें उसको समझना, उनके माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग में कोई भी नहीं समझाएगा। इसकी वजह यह है कि वहां पर आपको सिंपल ये बता देंगे जी एड्स चलाएं, ऐसे चलाएं, बट दैट इज नॉट आवर मुद्दा। हमने
इसके ऊपर प्रॉपर मार्केटिंग को समझ के चीजें देखनी है। और फिर उसके बाद हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमने एड्स रन करनी है, क्योंकि सिर्फ सिंपल एड रन करते जाने से कुछ नहीं होता। अपनी ऑडियंस को समझना, अपने ब्रांड को समझना, अपनी ऑडियंस और ब्रांड के बीच में एक लिंक क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये इसकी बड़ी एक मजे की एग्जांपल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, और वो उसको सीधा देखे और देखते ही जाके कह दे कि मुझसे शादी कर लो, लड़की लड़के को कह दे या लड़का लड़की को कह दे, तो मेरा ख्याल से उस सिचुएशन में लड़की लड़के का सर फाड़ देगी और लड़का लड़की को जो है वो दे आर जस्ट गोइंग टू फाइट विद ईच अदर। वाई? बिकॉज मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान वाला हिसाब है। तो इसी तरह से अगर आप किसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप पहले एक दूसरे को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक पसंद नापसंद होती है, वक्त गुजारा जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है, और फिर कहीं जाकर आप ये डिसीजन लेने का सोचते हैं कि अच्छा क्या ये मुमकिन है। इसी तरह से मार्केटिंग के अंदर भी आप अपने ऑडियंस को कुछ भी नहीं बेच सकते। आप जब तक ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, आप उन्हें नहीं बताएंगे हु यू आर, वेयर आर यू फ्रॉम, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आप ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, उन्हें ये आपसे क्यों लेनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट बेचना, ये सब अगली स्टेजेस है। पहले आप अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, और जब आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लेंगे तो उसके बाद आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन पीपल ट्रस्ट यू, ऑफ कोर्स दे बाय फ्रॉम यू। वरना एक दफा का चुंबक तो सब लगा लेते हैं, मगर किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए एक दफा का चुंबक नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें लाइफ टाइम कस्टमर्स चाहिए होते हैं, रिपीटिंग कस्टमर चाहिए होते हैं, जिसने एक दफा आपसे कपड़ा खरीदा, बैग खरीदा, जूता खरीदा, वॉच खरीदी, वो आपके पास दोबारा जरूर आए। उनको सिर्फ प्रोडक्ट से ही नहीं, बल्कि उस ब्रांड के साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको मेरी सारी बात समझ आ गई? ठीक हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ, जो कि है फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग की तरफ अगर हम आए, या फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स की तरफ अगर हम आए, तो उसके अंदर जो सबसे पहली दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, दो चीजें ये हैं कि एक तो पहली चीज है मास्टर फेसबुक एड्स। ठीक है, जो कि हम करेंगे, एक तरफ हमने ऑफ कोर्स फेसबुक एड्स जो हैं उनको मास्टर करना है, और फेसबुक एड्स के साथ ही इंस्टाग्राम एड्स होंगी इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ आ जाता है आपके पास फेसबुक मार्केटिंग। एज आई टोल्ड यू कि सिर्फ एड्स चलाना इज नॉट इनफ, हमने प्रॉपर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए, कस्टमर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को लेके चलना है। तो फेसबुक मार्केटिंग और फेसबुक एड्स, इन दोनों चीजों को हमने इस कोर्स में लेके चलना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा अवेयरनेस, रीच, इस तरह की सारी चीजों को पहले हम समझेंगे, टर्मिनोलॉजीज को हम समझेंगे, हम देखेंगे कि ये सब चीजें किस तरह से काम करती हैं, और फिर साथ साथ उसके अंदर हम एड्स कैसे चलाएंगे, इन दोनों चीजों को हम साथ साथ लेके चल रहे होंगे। इसलिए अगर आप ये सोच के देखें कि फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स है और पहले दिन ही मैं आपको मेटा खोल दूं और मैं आपको बताऊं जी अच्छा जी ये एड सेट है, ये एड अकाउंट है, ये है, ये वो है, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। सबसे पहले हमें कस्टमर जर्नी को समझना होगा। अगर फेसबुक मार्केटिंग को मैं आम जुबान में कहूँ, तो इट इज मोर लाइक टू अंडरस्टैंड कस्टमर जर्नी। और कस्टमर जर्नी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आपको ये नहीं पता होगा कि कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी जर्नी क्या है, तब तक आप कभी भी फेसबुक एड्स को मास्टर करने के बावजूद भी आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक आप इस चीज को, कस्टमर जर्नी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
ठीक है। तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हम पहले फेसबुक मार्केटिंग या कस्टमर जर्नी को अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके बाद हम अपनी एड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास जो पहला स्टेप है, ये बातें आपने जब अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है, जो हमने पहले पीछे ओवरऑल डिस्कस किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कि आपने प्रोफाइल बनानी होती है। इसी तरह आपने फेसबुक के ऊपर, आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर अगर आपने काम करना है, मार्केटिंग करनी है, आपने करनी है या आपके क्लाइंट ने करनी है, तो आपने सबसे पहले फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप हमारे पास आएगा, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग में हमारे पास जो पहला स्टेप आएगा वो है फेसबुक बिजनेस पेज बनाना। ठीक है, फेसबुक बिजनेस पेज बनाना। फेसबुक बिजनेस पेज बनाना, या फिर इन अदर वर्ड्स आपके ब्रांड का पेज बनाना, जो कि हमने पहले ही कहा कि वो आपने अपनी प्रोफाइल जो आपने बनाई हुई है, वो आपकी सिंपल प्रोफाइल होती है, लेकिन आपका जो बिजनेस पेज होता है वो डिफरेंट होता है। बिजनेस पेज बनाने के लिए आप www.facebook.com/pages/creation, ठीक है, इसके ऊपर जाएं और जाकर आप यहाँ पर अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ फिर आप गूगल पे जाके सिंपल फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन लिखें, अगर नहीं बना हुआ आपका या आपके क्लाइंट का, तो वो आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट वहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये लिंक है जो कि आपने यूज करना है और अपना पेज जो है वो बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करना। जब आपने एक दफा अपना पेज बना लिया, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस पेज है या ब्रांड पेज है, उसके बाद आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है उसको जाकर उसके अंदर आपने लॉग इन करना है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। और वो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे BUSINESS business.facebook.com। अगर आप जाकर facebook.business.com URL लिखेंगे, तो आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो उसके अंदर आप लॉग इन कर देंगे। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। फेसबुक बिजनेस पेज तो आपने बना लिया, लेकिन आपने जो फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर जितना भी काम करना है, ऐड चलानी है, पोस्ट करनी है, या ये देखना है कि आपकी ऐड कैसा काम कर रही है, क्या सक्सेस है क्या नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाके समझ आएंगी। और तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो मदर है तमाम बिजनेस सेटिंग की। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस सेटिंग्स। ठीक है, इनसाइड बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर जो है वो बड़ी टर्मिनोलॉजी है। बिजनेस मैनेजर, ठीक है, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। फेसबुक बिजनेस मैनेजर मदर है तमाम बिजनेस सेटिंग्स की, इनसाइड द बिजनेस मैनेजर के एक बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर फेसबुक बिजनेस मैनेजर। और फेसबुक बिजनेस मैनेजर को आप कह सकते हैं कि वो क्या है? वो मदर है तमाम बिजनेस सेटिंग्स की। ठीक हो गया? अब ये जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इसको क्लियर करूं और हम दोबारा से इसको स्टार्ट करें, तो इस फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? नॉट येलो, रेड कर लेते हैं ताकि नजर आए। फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपको क्या क्या कुछ करने को मिलेगा या क्या क्या आपने सेटअप करना है। ठीक है,
आपका पहला सेटअप जो होगा इसके अंदर, वो आप करेंगे एड्स मैनेजर। ठीक है, सिंपल है। एक बड़ा बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर फेसबुक बिजनेस मैनेजर, और फेसबुक बिजनेस मैनेजर जब आप उसमें लॉगिन, इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, पर अभी हम फिलहाल इसको थोड़ा थ्योरी के ऊपर लेके चल रहे हैं ताकि आपको चीजें पता हो। तो उसमें आपने पहली चीज एड्स मैनेजर करना है, मतलब जिसके अंदर आप एड्स रन करेंगे, वो मैनेजर जो है वो एड्स मैनेजर होगा। उसके बाद आपने अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स लगानी है, जाहिर है जिससे आपने पैसे देने हैं। ठीक है, क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड, ये आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाके सेटअप करेंगे। इसके बाद फेसबुक पिक्सेल इवेंट्स, फेसबुक पिक्सेल इवेंट्स, ये क्या होता है? ये बेसिकली आपकी वेबसाइट को, जो भी आपकी कोई बिजनेस का वेबसाइट है, कोई पेज आपने बनाया हुआ है, जो बेसिकली पेज नहीं स्टोर बनाया हुआ है, जो कि जिसे वेबसाइट ही कहते हैं, उस स्टोर को आपने कैसे अपने पेज के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए पिक्सेल यूज होता है। तो वो कैसे यूज होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल बस यही समझना है कि हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में फेसबुक पिक्सेल इवेंट्स को भी हमने जाके सेटअप करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपने कैटलॉग फीड्स को भी सेटअप करना है। कैटलॉग, CATALOGUE, हाँ जी कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग फीड्स होती हैं, क्या होती हैं बाद में डिस्कस करेंगे, पर आपने ये भी सेटअप करनी है। कैटलॉग फीड्स के बाद कस्टम ऑडियंस। ठीक है, आपकी कस्टम ऑडियंस होती है, कस्टम ऑडियंस होती है जो कि जाहिर है जिसको आपने टारगेट करना है, या जो फेसबुक आपको बताती है कि जी आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है, तो वो इस एज के लोगों को, इस एरिया के लोगों को आप बेचें, तो वो सारी कस्टम ऑडियंस हो जाएगी। और अगर कस्टम ऑडियंस के साथ, सॉरी, आपने लुक अलाइक ऑडियंस होती है। लुक अलाइक क्या होती है, मैं अगर इसको बताऊं आम जुबान में, तो इसको आप ये कह सकते हैं ऑडियंस, कि ये वो ऑडियंस होती है जो कि फेसबुक खुद क्रिएट कर लेता है। जैसे आपने उसको बताया कि जी इस एज के लोग, इस एरिया के लोग हों, ठीक है, जेंडर उनका ये हो, सारा कुछ आपने उन्हें दिया, तो फिर उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए मजीद लोग जिनको आप टारगेट नहीं कर सके, थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ, उनको लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं। वो आपके लिए फेसबुक खुद क्रिएट कर देती है। तो इस चीज की सेटिंग को भी आपने देखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपने फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, उनको अपने जेहन में रखना होता है। ठीक है, देयर आर फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, हम इसको ब्लू में कर लेते हैं, डार्क ब्लू। फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। कैंपेन से तो आपको समझ आ रही है, कैंपेन आपको पता है, जो लीडर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, ये सब भी कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है कि अपनी जो भी कोई उनकी टीम है, जो भी कोई उनकी क्या कहते हैं आम जुबान में वो लोग भी, कोई भी लीडर जो होता है, जो उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं, वो सारे के सारे जो उसकी टीम होती है ऑफ कोर्स, वो उसके बारे में कंपेन चलाते हैं। इसी तरह मूवी स्टार्स जो होते हैं वो कंपेन चला रहे होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, शुगर है, कैंसर है, इस तरह की बीमारियों के बारे में भी कंपेन चलती है। ठीक है, कैंपेन क्या होती है? एक ऐसा मिशन, ठीक है, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई गोल होता है। तो इसी तरह फेसबुक कंपेन के भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, फेसबुक कंपेन के भी डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और ये सिर्फ एक या दो नहीं होते हैं, ये काफी ज्यादा होते हैं। नहीं, वो अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस तो वो देते हैं ना। मैं कह रही थी कि वो जो मुझे एग्जैक्टली टर्म भूल गया, बट इट्स ऑलराइट, तो मसला नहीं। अच्छा, किसके जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अब हम उन ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। उसमें हमारे पास तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, पहला आता है अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा कन्वर्जन।
ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि स्टेप्स हैं, ठीक है, कस्टमर जर्नी के। तो उसमें जो पहला कंपेन ऑब्जेक्टिव है या स्टेप है, दैट इज अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस। दूसरा जो आता है वो है कंसिडरेशन। और तीसरा जो है उसे कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, अवेयरनेस यानी कि आप अपनी फेसबुक जो भी आप कंपेन चलाने वाले हैं, ठीक है, उस कंपेन से आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस दें। आपकी अवेयरनेस होगी, आपकी हाय हेलो होगी, लोगों को पता चलेगा, तो फिर आपको वो कंसीडर करेंगे, फिर वो कंसिडरेशन में चले जाएंगे, और कंसिडरेशन के बाद वो जाएंगे कन्वर्जन में। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली मेन फेसबुक कंपेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके पास। अब अवेयरनेस के अंदर बेसिकली हम दो चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, पहली जो चीज हमारे पास आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि हमारा पहला अवेयरनेस में क्या है कि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस हो। और दूसरा जो हम लोगों के पास आता है अवेयरनेस कंपेन ऑब्जेक्टिव, वो आता है रीच, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी रीच करें। ठीक हो गया। अब आप कंसिडरेशन में आ जाओ, तो कंसिडरेशन के अंदर आपके पास जो पहला स्टेप आता है, ठीक है, या जो कंपेन ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज ट्रैफिक। कि आपके स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आए, या आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके पेज के ऊपर ट्रैफिक आए। जो ट्रैफिक आपके पास आए वो एंगेजमेंट भी करे। ठीक है, एंगेजमेंट करे, एंगेजमेंट मतलब के लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे आपकी पोस्ट को। उसके बाद इसके अलावा वो आपकी ऐप इंस्टॉल करे। लेट्स सपोज कि अगर आप ऐप है आपकी जिसके बारे में आपने कंपेन चलाई हुई है, आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वो आपकी ऐप इंस्टॉल करें। और अगर आपने वीडियो चलाई है तो आपके वीडियो व्यूज ज्यादा हों, ये आपकी कंसिडरेशन में। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, बिकॉज एक कंपेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हम मैसेजेस को सेलेक्ट करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेज करें। और लास्ट में लीड जनरेशन। ठीक है, कि हमारी लीड हो, लीड जनरेशन मतलब कि लोग हमारे तरफ इंटरेस्टेड हो, मे बी कोई आपने उनसे अपना जैसे ईमेल मांगी हो। ठीक है, तो वो लीड होती है एक लिहाज से कि जी लोगों ने आपसे अपनी ईमेल शेयर की है और आप उनके इनबॉक्स में या उनकी जीमेल में अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से कोई साइन अप वगैरह करना हो जिसके अंदर में भी आपका फोन नंबर वगैरह आप उनसे मांगे, तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं लीड जनरेशन की। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो कंपेन ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, वो है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में आपके पास सबसे पहला कन्वर्जन में जो कंपेन ऑब्जेक्टिव है वो कन्वर्जन ही होगा। कन्वर्जन का मतलब असल में होता है सेल। ठीक है, कन्वर्जन का असल मतलब होता है सेल। उसके बाद आपका कैटलॉग सेल्स। एक तो आप जो बेच रहे हो वो आपका बिके। दूसरा कैटलॉग सेल्स, कैटा CAT, ये कैटा है तो कैटालॉग स्पेलिंग भी अक्सर ही मिस हो जाते हैं मुझसे। कैटालॉग सेल्स, कैटालॉग सेल्स का मतलब होता है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाएं या आपके बिजनेस पेज पे जाएं, और अगर उन्होंने एक चीज खरीदनी थी लेकिन वो उससे रिलेटेड और चीजों में इंटरेस्टेड हों और आपकी सेल हो, तो उसके लिए प्रॉपर हम कैटालॉग बनाते हैं और फिर उस कैटालॉग सेल को उसके ऊपर हम रन करते हैं अपनी पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स कंपेन के। ठीक है, तो कन्वर्जन कंपेन ऑब्जेक्टिव में पहला तो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा कैटलॉग सेल्स हमारा ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा स्टोर ट्रैफिक। कि हमारे स्टोर, अगर हमारी वेबसाइट है या हमारा स्टोर बना हुआ है तो उसके ऊपर हमारी ट्रैफिक आए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये है जी हमारे फेसबुक कंपेन ऑब्जेक्टिव्स। जो ब्रांड अवेयरनेस मैंने सबसे पहले आपको बताया, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसका बेसिक मतलब ये है कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी अवेयरनेस हो, यानी इंक्रीज पीपल अवेयरनेस। ठीक है, ऑफ योर बिजनेस ब्रांड या सर्विस। और रीच को अगर आप एज एन ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि शोइंग योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल टू योर टारगेट ऑडियंस।
ठीक है। रीच एज अ कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या करती है कि उसका की मैट्रिक्स जो होता है ना, यानी कि एक फोकस जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास कम से कम मिसाल के तौर पे 1000 लोग हों जिनको हम हमारी एड दिखे। ठीक है, या 1000 लोग हों जिनको पता चले कि जी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो फोकस होता है या ये जो कंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये डिसीजन करना या डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से मैंने जो कंसिडरेशन में ट्रैफिक यहाँ पे यूज किया दूसरे पे, कि हमारा अगर कंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक हो, तो ट्रैफिक का बेसिकली मतलब क्या है कि वही बात कि हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं हमारे पेज के ऊपर उसको देख रहे हैं, और उसके बाद उसको देखने के बाद उस पे कितने लोग जो है वो क्लिक भी कर रहे हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे मैंने जो भी, अगर मैंने कंसिडरेशन के अंदर ट्रैफिक को कंपेन ऑब्जेक्टिव रखा कि भाई ट्रैफिक है ज्यादा से ज्यादा, वो जो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरे पेज के ऊपर, वो जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक में से कितने लोगों ने क्लिक किया है मेरे पेज पे, मतलब देखने के लिए, चेक करने के लिए। और हर एक क्लिक के बदले में मैं तो पैसे दे रही हूँ ना। मिसाल के तौर पे मेरी ऐड नजर आ रही है तो मुझसे तो फेसबुक चार्ज कर रहा है, और मुझे हर क्लिक के ऊपर कॉस्ट पड़ती है। तो इसको कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, कि मैंने एक क्लिक जो है वो मेरा, जब भी कोई लिंक पे क्लिक करेगा मुझे पैसे पड़ेंगे। तो कॉस्ट पर क्लिक जो है वो एक आपका होता है, और दूसरा आपका क्लिक थ्रू रेट है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपको क्लिक भी किया है और आपको फायदा भी हुआ है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये टेक्निकली टर्म के अंदर यूज हो रही होती हैं। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक के अंदर बेसिकली असल में क्या हो रहा है कि आपके स्टोर पे ट्रैफिक तो आ रही है, ये तो मैंने आम, मतलब वही बात मैं बार बार बोलती हूँ, आम जुबान में हमने कह दिया। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रैफिक का मतलब ये होगा कि वो जितने लोग आ रहे हैं वो क्लिक करके आ रहे हैं पेज पे। तो वो जो क्लिक थ्रू रेट है उसके ऊपर मुझे कोई कॉस्ट भी तो देनी पड़ रही है। तो कॉस्ट पर क्लिक और क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रैफिक का, अगर आपने कंपेन ऑब्जेक्टिव चूज किया हुआ है ट्रैफिक, तो फिर आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। यहाँ पे इतनी बात आपको समझ आई है? ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो क्लिक थ्रू रेट होता है ये कॉस्ट पर क्लिक होता है, ये कॉस्ट पर एक्शन होता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन होता है, कॉस्ट पर माइल होता है। ये सारी की सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, इसको ग्लोसरी कहते हैं। ग्लोसरी, GLOSSARY। ये जो ग्लोसरी है ये मैं आपको भेजूंगी, इसको आपने याद करना है। क्योंकि ये जो ग्लोसरी है ये आपको पता होगा, एग्जाम्पल मैंने कहीं पे, आप जब काम करेंगे तो लिखा हो CPI, तो आपको पता ही ना हो CPI क्या होता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको याद इस तरह नहीं लेक्चर में करानी, वरना तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये आपको भेजा करूंगी हर लेक्चर के साथ ग्लोसरी, एक दो तीन चार जितने भी मैक्सिमम मुझे लगेगा। तो वो आपने उनको साथ साथ याद करना है, और अगले लेक्चर में पहले आपने मुझे वो बतानी है डेफिनेशन, वो भी जुबानी। ठीक है, ऊपर से देख के नहीं। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपना लेक्चर करेंगे, प्लस आपका एक छोटा सा क्विज भी हुआ करेगा 2-3 लेक्चर्स के बाद, ताकि पता चल सके कि आपको कितना ज्यादा समझ आया है और नहीं आया। ठीक है, अभी आज के लिए इतना काफी है मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं, या पिछले लेक्चर्स में से कोई सवाल हो तो। नहीं, मैं कोई ऐसा जैसा क्वेश्चन है नहीं। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, मास्टर एफबी का आपने जिक्र किया, मास्टर एफबी कौन सा होता है? जो हमारे पास एफबी चल रहा है उसी को मास्टर एफबी कहा जाता है? नहीं 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 नहीं, मास्टर है फेसबुक को मतलब, ये अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी है। जब हमने कहना होता है ना किसी चीज को मास्टर करो, इसका मतलब होता है उस पे महारत हासिल करो। मास्टर फेसबुक मार्केटिंग या मास्टर फेसबुक एड्स का मतलब है कि हम फेसबुक एड्स या फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर महारत हासिल करेंगे। सही। ये टर्मिनोलॉजी नहीं है कोई, ये अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी है। सही, मैंने कहा शायद ये कोई टर्मिनोलॉजी है, पूछ लो।
नहीं नहीं नहीं, मास्टर फेसबुक एड्स का मतलब है कि हम फेसबुक एड्स को मास्टर करेंगे, उस पे महारत हासिल करेंगे। सही। अच्छा, ये अब मैंने ठीक है। जितना आपको काम दिया है, ये वाला काम, और ये पिछला आपने मुझे अड़ अड़ के सुनाया है वो भी, ये आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। इस पे आपकी होनी है मेहनत, मैं आपको सही बताऊं तो। ये आपने ये नहीं समझना कि ये सही चलते बताऊं ना फिरते। तहरीम, सही मैंने बता सही दिया बताऊं आपको। ना तो मैं इतनी मसरूफ हूं ना कि लगता आप नहीं सोच भी मुझे। नहीं सकते। मैं बस, मुझे तो लगता नहीं आप ना उसमें। सिर्फ ये यूं समझ लें कि मैं ये सोच के कर रही हूँ कि चलो कुछ ना कुछ हो ना हो जाएगी। नहीं तो अगर देखा जाए तो मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता। आप खुद देखें, 3 बच्चे और मियाँ, हम्म। 4 लोगों को एट अ टाइम संभालना, फिर जॉब, स्कूल, घर, बाहर आना जाना। हम्म। मेरी एक एक पाँव किचन में होता है और एक पाँव बाजार होता हाँ, है। सही बात है। काम ऐसे बहुत ही। होते हैं, लेकिन बस जब करना है तो करना है। कोशिश तो अपनी तरफ से कर रही हूँ। सही है, लेकिन क्वालिफिकेशन भी है। मैं आपको एक बात बताऊं। जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें नहीं आई, इसलिए हम्म। मुझे इनका इतना आइडिया नहीं है। हाँ, वो किसी के भी नहीं आती, ये तो एक अलग ही दुनिया है जो बस रही है। और इसको आना जरूर चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता होता। लेकिन मैं आपको एक बात हम्म। बताऊं, आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी कि जो मुझे अभी तक आपसे वाइब आई है ना 2-3 लेक्चर्स में, वो मुझे यही आई है, अग्गा दौड़ पीछा जोड़ हो रहा है। मतलब ये कि आपके काम से भी मुझे यही लगता है कि आप भाग भाग के कर रही हैं। वो इसकी वजह यही है ना कि आप बिजी बहुत ज्यादा हैं, तो आप कहती हैं कि मैं ये कर लूं। जो हाँ, कर मैं कहती लूं। हूँ बस खत्म करो। हाँ, मैं ये जो कर लूं वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं चलेगा बाजी, इसमें आप फंस जाएंगी। मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। लेक्चर लेना इज नॉट द मुद्दा, आपका मुझे लिख के भेज देना इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप चाहे 5 मिनट का लेक्चर सुने रिवीजन में, लेकिन वो आपको आना चाहिए। मतलब जिस दिन मुझे लगेगा ना कि अब मुझे मजा आ गया, मतलब अब मुझे समझ आ रही है कि इन्हें समझ आ रही है, उस दिन मैं आपको खुद बताऊंगी। लेकिन खैर, क्योंकि अभी स्टार्ट है तो अभी आपको भी आहिस्ता आहिस्ता समझ असल आएगा। में ना कुछ जब किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है, कोई भी हो, चाहे हम स्टडी स्टार्ट करें, शुरू में स्लो ही समझ आती है। कोई भी न्यू प्रोग्राम हो, शुरू में थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है। फिर जब इंसान यूज टू हो जाता है तो फिर समझ आनी शुरू हो जाती है। नहीं ना, लेकिन आप वक्त शुरू। के साथ साथ समझ आएगी। अभी शुरू में मुझे ना, सच बात बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है इसमें। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं डेवलप हो रहा ना क्योंकि आप दिल से नहीं कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास इस वक्त 3 लड़कियां हैं। आप, एक और है सदफ, और एक है अस्मा। वो उन्होंने आपसे कुछ दिन पहले किया होगा, लेकिन उनके काम में और आपके काम में बहुत फर्क है। उनके काम में फर्क इसलिए है क्योंकि वो दिल से कर रही है, मैं सही बता रही हूँ। उन मतलब जो मैं हम्म। उन्हें देती हूँ, वो उसमें वो दिल से कर रही हैं। आप बिजी हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप बिजी हैं लाइफ में। तो इसलिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि डू नॉट टेक इट लाइक कि नहीं जी मैंने हर रोज क्लास करनी है। नो, नो प्लीज। मैं इधर ही हूँ, हम इसको नहीं, टाइम दे हर सकते रोज हैं। क्लास का तो मैं कहती नहीं। ओ वो आप समझ नहीं रही बात। ये समझ गई हूँ आपके मैं आपकी आपके बात, जहन समझ में गई कहीं हूँ। ना कहीं होता है इंसान के ना कि यार हम लेक्चर मिलन मैं फटाफट करा। बट रियली नो। कंसर्न मेरे साथ होते हुए आपने यही रखना है कि आपको काम आना चाहिए, असल में आपको मैं सम। ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि रिटर्न रोटन छोड़ के प्रैक्टिकल वर्क करूँ बस। ये लिखने का इतना टाइम नहीं। हाँ, वो हो, नहीं। रिसर्च हो, हम्म। बाकी हो, वो कर लूंगी। लेकिन ये लिखने वाला काम जो है ना, मुझे बड़ा औखा लगता है। टाइम निकालूं, बैठूं, फिर लूं कॉपी पेंसिल, फिर लिखूं, फिर सेंड करूं। यही होगा ना। ये औखा लगता है, ये तो मैं अभी आपसे रिटर्न करा बाकी रही हूँ। नहीं। आपने तो इसके ऊपर इतने लंबी लंबी भी वो करनी है। गूगल पे बैठ के टाइपिंग करेंगे, ओ सॉरी, उस पे एक्सेल पे या वर्ड डॉक्यूमेंट पे मैंने काम कराना है। ये तो मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपका हाथ खुले आहिस्ता आहिस्ता। ये चलिए। रिसर्च है, इस पे आपको करना पड़ेगा, इसके बगैर आपको कभी भी नहीं सक्सेस मिल सकती। कोई प्रैक्टिकल प्रूक्टिकल नहीं होता, यही प्रैक्टिकल होता है जो आप कर रही हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस क्लाइंट जो आपके पास आएगा, उसकी पूरी रिसर्च होगी, आपको वो करनी पड़ेगी, ऐसे ही बैठ के करनी पड़ेगी। और फिर आप उसके साथ काम कर सकती हैं। ये नहीं कि अच्छा बताओ क्या, अच्छा ऐसे ऐसे करना, ठीक है लो जी फेसबुक खोली, एड चला दी, जो मैं आपको बात कर रही हूँ। नो, वी हैव टू गो डीप डाउन इन दिस। तो वो मैं जो नहीं। करवा रही हूँ वो आप उसको बस करती जाएं, आपको बाद में इंशाल्लाह एक आदत भी पड़ जाएगी ना, ये आपने कभी किया जो नहीं।
असल में इतनी देर कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये मोबाइल लेके बैठने की आदत ही नहीं है, काम ही नहीं खत्म होते। हाँ जी। जिंदगी इतनी मसरूफ है कि काम ही नहीं खत्म होते। तो ये तो बस ये था, जिस वजह से मैं कर रही हूँ कि थोड़ी सी हो ना हो जाए, थोड़ा सा समझ आ जाए आखिर। ऐसा, मैं आज छोटी सिस्टर से बात कर रही थी, सना से, मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, देखा तो सही केड़ा सापा जेड़ा लोग फड़न जाते तो पैसे कमा के आਉਂਦੇ ਆ। हाँ, तो इसमें बहुत पैसे होते हैं। सिर्फ, मैंने कहा मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ वो जो क्यूरियोसिटी है ना, उसको हम्म। फुलफिल करना चाह रही हूँ कि है क्या आखिर इसमें, नहीं, अगर आपको जो लोग इसकी इतना कर आदत, रहे हैं या। अगर आपको इसकी आदत पड़ गई ना, इसकी चस लग गई, फिर बंदा नहीं कहीं जाता। ये बहुत मजे का काम है। घर बैठो, घंटे दो में काम करो, और क्या चाहिए आपको। लेकिन ये है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आपको सफर तो करना पड़ेगा ना। हाँ जाहिर है, ये तो जरूरी है, अच्छा इसलिए खैर। कर रहे हैं। अब ये है कि मैं आपको काम भेजूंगी, ठीक है, जो वो आपने करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, मैं कल से छुट्टियां हैं, गांव जाना है अब हमने ईद पे। तो विचार में जा रहे हैं। हाँ, जीजावत नहीं जाना है। फिर हम लोग आएंगे 8 दिन। शायद संडे, हाँ तकरीबन यही है, 8 दिन का तो है। तो वो फिर अब अच्छा सारा अच्छा। पैकिंग करना, घर को भी जाते हुए सारा सेट मोट करना, ये वो। तो अब मैं कल से बिजी हो जाऊंगी, फिर अगले संडे शायद हम वापस आए, या मंडे। फिर जब मैं आऊंगी फिर मैं आपको बता दूंगी, नेक्स्ट वीक ही इंशाल्लाह आप क्लास करेंगे। तो ये चले कोई बीच नहीं, में ठीक जो है। दिन आएंगे थोड़े बहुत, उस पे आप काम अच्छे से करिएगा, लेक्चर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और मुझे ये रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देना आज हाँ, ये पहले। तो मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। ठीक हो। अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी करूंगी, बाकी अल्लाह